मेरे साथ आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जो कि श्रीनगर इंडिया से यहाँ बतौर स्टूडेंट तशरीफ़ लाए। बहुत ही यंग एज में इन्होंने एक किताब भी लिख रखी है। तो मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड यूनिक है। इंडिया के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको $20,000 अकाउंट में रखने होते हैं। पीटीवी में तो बताते हैं कि श्रीनगर में रोज़ाना 4-10 बंदे मारे जाते हैं, तो इसके बावजूद आपने वहां से वीजा भी ले लिया और फंड्स भी इतने सारे इकट्ठे कर लिए, तो ये कैसे ये सारा कुछ कर लिया? मुझे ये भी खुशी है कि श्रीनगर में भी मलिक्स होते हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा सैनिक स्टूडेंट फेडरेशन का 1 साल। बहुत ही पावरफुल होती है यहाँ की स्टूडेंट यूनियंस। अच्छा खासा बजट होता है। हम स्टूडेंट डेवलपमेंट ग्रांट देते थे स्टूडेंट्स को। 2 साल की तालीम के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। किस चीज से मुतासर होकर आपने किताब लिखी है? किताब का नाम है नैरेटिव ऑफ इस्लामिक एक्सपीडिशंस। यहाँ तुम मुसलमान हो जाओ, जंग के लिए रेडी हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन और हज़रात, मेरे साथ आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जो कि श्रीनगर इंडिया से यहाँ बतौर स्टूडेंट तशरीफ़ लाए। हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कैसे स्टूडेंट वीज़ा लिया, क्या इनको मुश्किलात पेश आई या नहीं पेश आई, और क्या तवक्कुआत लेके ये यहाँ पे आए। यहाँ पे आके ये जिस कॉलेज में पढ़ते रहे वहाँ पे बतौर वाइस प्रेसिडेंट इन स्टूडेंट यूनियन भी इन्होंने ज्वाइन की। इसके अलावा बहुत ही यंग एज में इन्होंने एक किताब भी लिख रखी है। तो ये सारी दिलचस्प गुफ्तगू अभी हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। मैं इनका तारफ़ कराता जाऊँ। इनका नाम है शाहिद मलिक, और मैं शाहिद मलिक साहब को बहुत वेलकम करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच सबसे पहले मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ आपकी यूट्यूब चैनल को भी। तो लास्ट टाइम मैंने देखा था डॉक्टर खालिद ज़हीर से जो आपकी बात हुई थी, तो जो शॉन शेख हमारे यहाँ पे हैं अलमोर के यूथ अफेयर्स डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझे आपकी चैनल के बारे में बताया था। तो उसके बाद बहुत बारी एमिक के ऑफिस में आपसे मुलाकात हुई। तो मलिक साहब, मलिक फैसल साहब, तो उन्होंने भी उस टाइम भी बताया था कि अगर आप एक यहाँ पे कोई, हम मुख्तसर से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये तो बहुत ही हंगामी तौर पर एक्चुअली हम यहाँ पे आज मेरे घर पे जमा हुए हैं। मैं अभी ओंटारियो टोरंटो में रहता हूँ, तो अभी मैं मूव हो रहा हूँ दूसरी किसी जगह पे। तो आज हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स इधर आए थे, करीबन वो ऊपर अभी भी बैठे हैं। तो हमने एक छोटा सा डिनर रखा था। तो इसी ज़िमन में जो हमारे मुस्तफ़ा साहब है उनकी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें ये करीबन आप हर वीक डालते हैं एक वीडियो। हर वीक के किसी का इंटरव्यू लेते हैं और जो डिफरेंट मराहिल होते हैं, कोई इमिग्रेशन के बारे में, कोई सियासत के बारे में, कोई एजुकेशन के बारे में, उनसे बात करते हैं। तो आज उन्होंने मेरे से भी कहा कि क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड यूनिक है, मैं जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर से आया हूँ। और अगर आप देखें यहाँ पे पूरे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, यूएस में बहुत बहुत ज़्यादा कम लोग आपको कश्मीर से मिलेंगे। बाकी स्टेट्स इंडिया की या पाकिस्तान से तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमिग्रेंट्स होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ से बहुत कम मिलते हैं। तो उनको मे बी वो एक थोड़ा सा हाँ, तो मुझे ये बताएं कि आपने स्टूडेंट वीज़ा लिया कश्मीर से, आपको कैसे, आपने खुद से अप्लाई किया या किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप आए? जैसे कि मैंने कहा कि कश्मीर से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, ना ही कि इमिग्रेंट्स हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका में। तो वहाँ पे हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं इतनी ज़्यादा, एम्बेसी भी नहीं है। तो मेरा जो ज़्यादातर प्रोसेस हुई वो दिल्ली से होगी, क्योंकि एम्बेसी वहाँ पे है। तो फिर ऑब्वियसली कुछ कंसल्टेंट्स की हेल्प भी ले ली मैंने खुद यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अप्लाई किया। तो ऑफर लेटर्स फिर बहुत सारी जगहों से आई। मैंने यूएस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में अप्लाई किया था। तो फाइनली मैंने चूज़ किया सैनिका कॉलेज, जो कि टोरंटो में है, नॉर्थ यॉर्क में। वहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल की। मेरी अभी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई, अभी मैं फुल टाइम काम करता हूँ एक कैलिफोर्निया यूएस। स्टेप वाइज चलते हैं। तो आपने बताया आपने मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स की मदद से आपने स्टूडेंट वीज़ा लिया और आप यहाँ तशरीफ लाए। तो क्या सब्जेक्ट था आपका और आगे आप क्या करने जा रहे हैं? मेरा सब्जेक्ट था सुपर मेडिकल, हम उसको बोलते हैं, जो कि हम 12th में वहाँ पे पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो जो मैंने कोर्सेज लिए हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर कोर्सेज डेटा साइंस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर नेटवर्किंग के, साइबर सिक्योरिटी के, उनके लिए आपका मैथमेटिक्स होना ज़रूरी होता है 12th के बाद। तो वो एक रिक्वायरमेंट होती है। और फिर उसके कुछ अच्छे खासे ग्रेड्स आपके हों उसके बाद
और उसके बाद आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं, वो मेंशन करनी है, जिसमें वो एसओपी वगैरह बनाते हैं। उसके साथ साथ फिर क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाते हैं, उसके भी बहुत सारे हैं, टोफल है, आइल्स है, तो उनमें से आपको कोई पास करना होता है। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं किसी भी कॉलेज में। जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो उसके बाद आपको फीस सबमिट करनी पड़ती है, मिनिमम 2 सेमेस्टर्स की। तो आपने 2 सेमेस्टर्स की फीस सबमिट की, उसके साथ साथ आपको GIC रखनी होती है, जो कि आपको फिर वो बाद में वापस देते हैं। वो करीबन इस टाइम पे $20,000 इंडिया के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको $20,000 अकाउंट में रखने होते हैं, जो कि इंडिया के करीबन 12 लाख रुपए बन जाते हैं। तो वो रखने होते हैं उसमें, और उसके साथ 2 सेमेस्टर की फीस। बाकी GIC डिफरेंट होता है हर किसी कंट्री के लिए, तो इंडिया का अभी ये चल रहा है। तो उधर आके फिर बाकी जो फीस होती है बाकी सेमेस्टर्स की वो आप देते हो, और हर कोई सेमेस्टर आपका 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। हाँ जी। तो आप मेरा वैसे सवाल आपके सब्जेक्ट के बारे में था कि आपका क्या सब्जेक्ट था जो आपने यहाँ पे पढ़ा, और आगे आपकी क्या तवक्कुआत है। वैसे आपने इस मुल्क में आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते थे, UK भी जा सकते थे, कनाडा क्यों आए, और आप जो अब आपने पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो आगे आपकी क्या तवक्कुआत है? मेरा जो सब्जेक्ट था वो कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइज हम करते थे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। वो मेरा सब्जेक्ट था। रीज़न उसका है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं उसमें। ठीक है। और उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अभी भी मेरा जो काम है वो घर से होता है, मैं जहाँ मर्जी काम करूँ, क्योंकि इससे पहले मैं टोरंटो में था, काफ़ी टाइम तक काम कर पाता था। फिर मुझे प्लान बना मुझे किचनर मूव होना है, तो जबकि काम मैं घर से ही करता हूँ तो मैं इजीली इधर मूव हो पाया। अभी मुझे न्यू ब्रंसविक, जो कि यहाँ से करीबन 1500 किलोमीटर दूर है, उधर जाना पड़ा। तो मुझे किसी फिजिकल लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा काम घर से ही होता है, तो मैं उधर जा रहा हूँ। तो ये एक रीजन था कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको काम में मिलती है। दूसरा कि मेरा पहले से ही प्लान था कि मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करूँ इसी में, IT में, स्पेशली जो फोकस करे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो उसके लिए कुछ प्रायर एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए थी, तो उसके लिए भी मैंने वो स्टडी की। ठीक है। तो अब ये बताएं कि हमारे वहाँ PTV में तो बताते हैं कि श्रीनगर में रोजाना 4-10 बंदे मारे जाते हैं, तो इसके बावजूद आपने वहाँ से वीजा भी ले लिया और फंड्स भी इतने सारे इकट्ठे कर लिए, तो ये कैसे ये सारा कुछ कर लिया? ये काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा आपने। मुझे वापस भी जाना है कश्मीर। तो नहीं, अभी तो हालात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ, बीच में हुए थे 2019 में हालात ठीक नहीं थे, 2016 में ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से एजुकेशन इफेक्ट हुई थी। 5-6 महीने इंटरनेट बंद रह गए थे। इवन कि जब मैं 2019 में अप्लाई कर रहा था तो उस टाइम भी वहाँ पे इंटरनेट नहीं था, तो मुझे कश्मीर से बाहर ही जाना पड़ता था, तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया। दूसरा ये रीजन है कि वहाँ इतना भी एक्सपोजर नहीं है। अगर आप चाहेंगे भी वहाँ पे, इवन की एग्जाम सेंटर्स नहीं है वहाँ पे, जो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स होते हैं टॉफल आइल्स के, उसके एग्जाम सेंटर्स नहीं है। फिर जो एम्बेसी वगैरह होती है वो भी बाहर ही है, दिल्ली में। तो मेरा जो सारा प्रोसेस है, जब भी मैं ये प्रोसेस कर रहा था तो बेशतर टाइम मैं कश्मीर से बाहर ही रहा था, और वहीं से मैं। तो आपने आइल्स भी किया है? आइल्स एक जरूरी होती है, जो कि इंडिया से उसमें आपका क्या स्कोर था? उसमें यही 777-8 था। 777-8 बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये अच्छा स्कोर होता है, उससे आपके हमारे आम तौर पे जो देसीज हैं जो इंडिया पाकिस्तान को स्ट्रगल करते हैं, उनको मुश्किलात पेश आती हैं कि आइल्स में एक अच्छा स्कोर ले सकें। उसमें मुझे कोई उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। ठीक है। एक तो बात है कि उसकी लेवल बहुत ही ज्यादा, कुछ खास लेवल उसकी नहीं होती है, एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है कि अगर आपको बेसिक लैंग्वेज आती है, आप बेसिक कम्युनिकेट कर पाते हो, आप बात को, अपनी खुद की बात को रख सकते हो और समझ सकते हो, थोड़ा सा आपको लिखना आता है, तो आप इजीली उसको पास कर सकते हो। ठीक है। मुझे ये भी खुशी है कि श्रीनगर में भी मलिक्स होते हैं, यानी मैं अच्छा, आप भी मलिक हैं? मैं भी मलिक। आप कहाँ से? मैं तो ज़ाहिर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में पंजाब में मुल्तान से। कश्मीर में तो बहुत ज्यादा मलिक, बहुत ज्यादा मलिक है। ओके, नाइस टू नो। अच्छा, ये बताएं शायद मलिक साहब, आपने एक बहुत यंग एज, अभी भी आपकी यंग एज, आपने किताब भी लिख रखी है, लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं। पहले हमें बताएं कि आप यहाँ जिस कॉलेज में पढ़ते रहे वहाँ स्टूडेंट यूनियन वगैरह भी आपने शायद ज्वाइन की रखी? हाँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा सैनिक स्टूडेंट फेडरेशन का 1 साल। वो पेड पोजीशन थी, तो मुझे कोई जॉब भी नहीं करनी पड़ी बाहर। और सबसे उसका ये बेनिफिट हुआ कि मेरी जो फीस थी बाकी सेमेस्टर्स की, कि वो मुझे वहां से निकल गई। और उसमें बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट यूनियन कहते हैं तो हमें इमेजिन हो जाता है कि जो वहाँ पे हमारी स्टूडेंट यूनियंस होती हैं,
तो यहाँ की स्टूडेंट यूनियंस उस तरह की नहीं होती हैं। अच्छा। बहुत ही पावरफुल होती है यहाँ की स्टूडेंट यूनियंस। अच्छा खासा बजट होता है। ठीक है। क्योंकि मुझे याद है कि 2022 से 2023 तक जी। मैं स्टूडेंट यूनियन में था। तो हमारा जो एस्टिमेटेड बजट है वो मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, क्योंकि उनका जो बजट है वो उनकी एसएसएफ वेबसाइट पे भी है। वो करीबन $30 मिलियन हमें एक साल का था वो, जो कि इंडियन के करीबन 180 या 200 करोड़ बनते हैं। ठीक है। तो वो स्पेंड हमें करनी थी स्टूडेंट्स पे। उसमें हमारी दो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी। एक स्टूडेंट एंगेजमेंट हम कॉलेज में बढ़ाते थे और उनकी एडवोकेसी करते थे अगर उनके कुछ कंसर्न्स होते थे। तो उसमें से एक हम स्टूडेंट के जिसके कुछ फन इवेंट्स कराते थे, क्योंकि कभी कभी स्टडीज उनकी बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होती हैं, उसके साथ साथ फिर वो फुल टाइम जॉब पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। तो उनका जो भी स्पेयर टाइम है उसमें हम कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे। तो उसमें हमारा बजट चला जाता था। उसके बाद हम स्टूडेंट डेवलपमेंट ग्रांट देते थे स्टूडेंट्स को, जिसमें अगर किसी स्टूडेंट को किसी बाहर के किसी इवेंट में जाना हो जो कि कॉलेज का ना हो, तो अगर वो उनको बेनिफिट कर रहा है उनके सब्जेक्ट में, तो हम उनको स्पॉन्सर करते थे, उनकी टिकट देते थे, और उसके साथ साथ जो भी उनके खर्चे लग जाते थे वो हम करते थे। उसके साथ साथ हमने शटल बस दी थी, जिसपे हमने करीबन $2 मिलियन एक साल के हम स्पेंड करते थे। जो शटल बस इंटर कैंपस होती थी। हमारे 4 कैंपस है। एक आपको पता ही होगा नॉर्थ यॉर्क, जो टोरंटो में है। उधर से अगर आप मार्कहम में जाएंगे वहां पे दूसरा कैंपस सीआई कैंपस। किंगस्टी आपको पता ही होगी, वहां पे एक कैंपस है उनका। और यॉर्क यूनिवर्सिटी जहाँ पे है उसके साथ ही अटैच सेनेका का चौथा कैंपस है। एक और कैंपस है उनका पीटरबर्ग में, बट वो बहुत ज्यादा दूर पड़ता है। वहां पे सिर्फ एविएशन सिखाते हैं, जहाँ पे जहाज वगैरह चलाना सिखाते हैं। तो ये 5 कैंपस से करीबन 33,000 स्टूडेंट्स थे सैनिका में उस दौरान। तो ये बताएं, ये जो आपकी पोजीशन थी वाइस प्रेसिडेंट यूनियन के, तो ये कोई इलेक्शन वगैरह होते हैं? ये इलेक्शन के थ्रू होती हैं। हमारे 4 कैंपस जो मेन जो हमारे 4 कैंपस थे कॉलेज के, उनके हर किसी का एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। उसके अंदर 3 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, फिर एक जनरल प्रेसिडेंट होता है जो सबका होता है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो फुल टाइम एम्प्लॉय होता है, यानी कि वो स्टूडेंट नहीं होता है। वो एलुमनाई होता है उसी कॉलेज का। और जो कि काउंसिल होती है जिसमें वीपीज आते हैं 4 और हर किसी कैंपस के 3 कोऑर्डिनेटर्स। ये पोजीशन होती है, ये पार्ट टाइम पोजीशन होती है, बट पेड होती है, हर किसी की सैलरी होती है। और इसके साथ साथ हमारी बीओडीज होते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि अनपेड पोजीशन होती थी। और उसके साथ साथ फिर जो हमारा स्टाफ होता था, मैनेजिंग स्टाफ, वो फुल टाइम पोजीशन होती थी। हर कैंपस का एक मैनेजर होता था। तो इस तरह से हमारी एसएसएफ की बॉडी रन करती थी। हाँ, ये बताएं कि आपकी तालीम 2 साल की थी, 3 साल की थी, 1 साल की, कितनी ओवरऑल आप जो? मैंने अभी 2 साल स्टडीज कंप्लीट की। उसके बाद आपको पता ही होगा कि यहाँ पे पीआर के लिए आपको एजुकेशन के साथ साथ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस जरूरी होती है। तो उस वजह से जो ही मैंने 2 साल की स्टडीज कंप्लीट की, तो मैंने फुल टाइम एक बात बता दें, 2 साल की तालीम के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट? हाँ, 2 साल की तालीम के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो मेरा प्लान क्या है? प्लान मेरा है बैचलर्स करने का। उसमें मैंने पहले 2 साल पढ़ाई की, और उसके बाद मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिला। और उस 3 साल के वर्क परमिट में फुल टाइम काम करूंगा। और ये सेम फील्ड में होना चाहिए यूजुअली, जिसको हम नॉक कोर्स यहाँ पे होते हैं। तो मैं आईटी की इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो उसके बाद मेरे कुछ पॉइंट्स पूरे होते हैं, तो जो ही पीआर हो जाएगा उसके बाद मैं बैक यूनिवर्सिटी जाऊंगा। तो जो मैंने 2 साल पढ़ाई की उनकी क्रेडिट्स वहाँ पे आ जाएंगे। तो फिर जो बैचलर्स में बाकी कुछ सेमेस्टर्स रहेंगे वो मैं कंप्लीट करूंगा, तो मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चले, आखिरी सवाल इस मौजू पे वो ये कि अब आपकी तालीम मुकम्मल हो गई है, आप वर्क परमिट आपको मिल चुका है, आपने काम शुरू कर दिया, ये करने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं आगे? पीआर कब तक आपकी हो जाएगी, यानी परमानेंट रेजिडेंस आपको कब तक मिल जाएगी? बहुत सारी बाकी ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं, उनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मूव हो रहा हूँ न्यू ब्रंसविक, वहाँ पे उनके कुछ एथलेटिक प्रोविंशियल पायलट AIB प्रोग्राम है। वहाँ पे उनका एक लोकल प्रोग्राम है। अगर आप वहाँ की जो उस प्रोविंस की कोई जॉब है वो थोड़ी टाइम के लिए करेंगे तो आप एलिजिबल होते हैं पीआर के लिए। ठीक है। बट जो एक्सप्रेस एंट्री है उसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब है कि दूसरे ऑप्शंस मौजूद होते हैं? दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं, हाँ। ठीक है। चले, अब हम आते हैं आपकी किताब की तरफ। आपने कैसे एक यंग एज में किताब लिख ली? थोड़ा सा बताएं कि किस मौजू पे किताब है, और क्या आप की सोच थी जब वो लिख रहे थे? किस चीज से मुतासर होकर आपने किताब लिखी? हाँ, मेरी दिलचस्पी थी इंटरनेशनल रिलेशन से पहले ही। मेरे जो माइनर सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे यहाँ के 4 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं आपके और एक होता है आपका माइनर। तो मैंने एक सेमेस्टर में कैनेडियन पॉलिटिक्स लिया था, ग्लोबल स्टडीज ली थी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में मुझे पहले से दिलचस्पी थी, और मेरी जो किताब है वो भी उसी के रिलेटेड है।
किताब का नाम है नैरेटिव ऑफ इस्लामिक एक्सपीडिशंस। आपने तो वो देखी? अगेन नैरेटिव ऑफ इस्लाम, नैरेटिव ऑफ इस्लामिक एक्सपीडिशंस। इस्लामिक एक्सपीडिशंस, हाँ जी। ओके। इस्लामिक एक्सपीडिशंस कहते हैं जो इस्लामी फतूहात होती हैं, ठीक है। जब जो कि पहले ज़माने में जो इस्लाम का अर्ली पीरियड था, जो उस वक्त उन्होंने फतूहात की थी, ठीक है। जो इस्लामी खिलाफत बनी थी उनके वहाँ पे सरहदों पे एक बिजेंटीन एम्पायर थी, सैसनेट एम्पायर थी, उन्होंने उनके ऊपर फतूहात की थी। ओके। तो ये जो नाम ही कह रहा है कि नैरेटिव, तो उनका नजरिया क्या था वहाँ पे, उनका नैरेटिव क्या था, उनका बयानिया क्या था, तो किस बिना पे वो एक्सपीडिशंस करते हैं। मेरी किताब इसी चीज को डिस्कस करती है कि क्या वो जेनेरिक थी, वो हमेशा के लिए मुसलमानों के लिए उसी तरह से वो कर सक, अगर वो एक इस्लाम के एम्पायर बनाते हैं, क्या वो वही एक्सपीडिशंस करते हैं, कि या वो सिर्फ स्पेसिफिक उसी टाइम के लिए थी। तो उसमें मैंने पहले 3 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहले में मैंने एक कंसाइज मुसलमानों की तारीख को बहुत ही कंसाइज तरीके से वहाँ पे दर्ज किया है, पूरी 1400 साल की। उसके बाद दूसरे हिस्से में मैंने सूरत तौबा की कुछ आयतें उसमें रखी है, जो कि डील करती हैं, जहाँ से ये नैरेटिव डिराइव किया जाता है। और फिर तीसरे हिस्से में वो नैरेटिव डिराइवेशन है कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट किस तरह से इस चीज को देखते हैं। ठीक है। एक नैरेटिव ये है कि जिसमें वो कहते हैं कि अगर जिसमें वो सिंपली ये कहते हैं कि सबसे पहले, ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, कुछ नैरेटिव्स ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि एक मुसलमानों का एक बुनियादी फर्ज है कि वो एक इस्लामी हुकूमत कायम करें, फिर उसको एक्सपैंड करें जिस तरह से उन्होंने किया था। लेकिन उसके एंड में मैंने जावेद अहमद गामदी और फराही स्कूल ऑफ थॉट, उनका जो नज़रिया है, जिसमें वो कहते हैं कि जो भी जंगे वहाँ पे खुलफाए राशिदीन ने बिजेंटीन और सैसनेट एम्पायर के अगेंस्ट की थी, वो एक इत्माम हुज्जत थी। ठीक है। वो एक खुदा का कानून था, जिसकी बिना पे वो कहते हैं कि इस्लाम में एक खुदा की सुन्नत है, अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब भी कोई पैगंबर किसी कौम की तरफ मबूस किया जाता है, तो जब पैगंबर वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, तो फिर जो लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको जो जजा आखिरत में देनी थी, उनका एक हिस्सा उनको दुनिया में दिया जाता है, और जो कौमें उनको जुटलाती है, उनको जो अजाब आखिरत में देना था, उसका एक हिस्सा उनको यहाँ पे दिया जाता है। तो यानी कि खुदा की अदालत जो दुनिया में कायम हो जाती है। तो इसी तरह से आपने भी सुना होगा, हमने भी पहले से सुना, कुरान में लिखा है कि जिस कौम ने भी किसी पैगंबर को जुटलाया, उनके ऊपर बहुत सारे अजाब आ गए थे। तो अब जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और जो लोग हैं जिन्होंने इसको जुटलाया, फराही स्कूल ऑफ थॉट वो कहते हैं कि उनके जो कौम थी जिन्होंने रसूल वसल्लम को जुटलाया, उनका अजाब सूरत तौबा में ये मेंशन किया गया है कि युअज़्ज़िबुहुम बिअयदीकुम, कि आपको उनके हाथों से अजाब दिया जाएगा। ठीक है। तो जिन्होंने रसूल वसल्लम को जुटलाया, उनको उनके सहाबा के हाथों से एक अजाब था, वो खुदा की सुन्नत का ज़ुहूर हो रहा था, जिसको इत्माम हुज्जत कहते हैं। तो वही रीजन था जिस वजह से उन्होंने वो एक्सपीडिशंस की। तो वो जेनेरिक नहीं है, इस वजह से आप वो नैरेटिव्स नहीं निकाल सकते हो, जो कि अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में नाम नहीं लूंगा, जो कि मेरे लिस्ट में कुछ सदियों पहले, कुछ दहाई पहले आई थी, तो उनका भी वो नैरेटिव इसी पे बेस था कि जो खुलफाए राशिदीन ने एक्सपीडिशंस की, उमर बिन खत्ताब के ज़माने में, अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में, हम भी उसी तरह से एक इस्लामी हुकूमत बनाते हैं। फिर जो हमारी सरहद पे ममालिक होंगे, उनको हम ये ऑप्शंस देंगे, या तो जिजिया दे दो, या तो मुसलमान हो जाओ, जंग के लिए रेडी हो जाओ। तो मैंने अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी है, बट मुसलमानों में जो भी ओपिनियंस अभी तक पिछले 1400 साल में रही हैं, तो उनको मैंने थोड़ा डिस्कस किया है उसमें। ठीक है, एक्सीलेंट। शायद आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए, और थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने टाइम दिया। और ख्वातीन हज़रात, प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें। कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सवालात हैं, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।